प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय उपस्थित हूँ आज आपके सामने एक नया टॉपिक संज्ञा से अवयव तक लेकर। और आज हम इसमें संज्ञा करेंगे। सबसे पहले इसे मैं कई चरणों में कराऊंगा: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ताकि आप लोगों की समझ में बिल्कुल आसानी से आ सके। वरना अगर सभी को एक में करा दूँगा तो घोच पोच हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है कि महादेव की कृपा आप पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही होगी। हिंदी में तैयार करवा ही रहा, हिंदी आपकी बढ़ती जा रही होगी डेली। आप अब जो है, जिन भाइयों ने अभी तक मॉक टेस्ट शुरू नहीं किए, प्रैक्टिस सेट अभी शुरू नहीं किया, वो प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे और 15-20 दिन लगातार प्रैक्टिस सेट ले। उससे उसे ये पता चलता रहेगा कि उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संज्ञा। संज्ञा से अव्यय तक। ये संज्ञा आई कहाँ से, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। शब्द शब्द जब बाहर होता है तो वो स्वतंत्र रूप में शब्द कहलाता है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त होगा, मतलब यदि हम बाहर गंगा कह रहे हैं तो वो सिर्फ गंगा है। और जब हम वाक्य में कहेंगे कि गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है, तो वहाँ सब वो एक पद हो गया जो कि करता है और उसकी एक वैल्यू है संज्ञा। तो पद जब बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा तो उसे शब्द कहेंगे, और जब वो किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो वहाँ वो पद बन जाएगा। और इन्हीं पदों को 5 भागों में विभाजित किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। संज्ञा यानी नाम, जिसके लिए या जिसके बारे में कहा जाए। सर्वनाम, यदि किसी को डायरेक्ट तौर पर नाम नहीं ले सकते तो उसकी जगह एक शब्द प्रयोग कर दिया नाम की जगह, वो हो गया सर्वनाम, यानी सबका नाम। क्रिया, जो हम कर रहे हैं, जो प्रकट कर रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं, वो क्रिया। विशेषण, जो विशेषता बताई जा रही संज्ञा की या सर्वनाम की। अव्यय, जो इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है या जो इनके आपस में संबंध बनाने का काम कर रहा है, उसका कोई चेंजिंग नहीं है, वो अपरिवर्तित होता है। ना ये लिंग के कारण बदले, ना वचन के, ना कारक के, किसी के कारण भी अव्यय नहीं बदलता। ये कल की क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो आज हम पद का पहला भेद संज्ञा शुरू करते हैं। संज्ञा, जैसे कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी, भाव के नाम को या भाव को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को पहचानना, तो किसी के नाम से पहचान लो। पटना शहर का नाम संज्ञा है, लखनऊ शहर का नाम संज्ञा है, मेरा नाम विशाल संज्ञा है, आपका किसी का राहुल, पिंकी, कुछ भी हो सकता है, सब संज्ञा ही है। तो परिभाषा एक बार और देख लें: किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि संज्ञा ना हो तो वाक्य में पहचान अधूरी रह जाएगी। अब संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए रचना के आधार पर: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीनों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। रूढ़ जिसके खंड नहीं हो सकते, मूल रूप में है। यौगिक जिन्हें जोड़ कर बनाया जाएगा, और योग रूढ़ जिन्हें बनाया तो जोड़ कर गया है लेकिन उनके भी खंड नहीं हो सकते। आगे शुरू करते हैं मेन टॉपिक अपना। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की है अर्थ की दृष्टि से, यही इसमें हमारा मेन टॉपिक है। इसे अपनी उंगलियों पे याद कर लेंगे। व्यक्ति, व्यक्ति के बाद व्यक्ति की जाति, जाति के बाद उसका द्रव्य, किस पदार्थ का बना हुआ, फिर समूह, कितने लोग हैं, और फिर उसकी भावनाएं, भाव, क्या भाव व्यक्त कर रहा है। दोबारा देखेंगे, कोई व्यक्ति है
उस व्यक्ति की सबसे पहले हम जाति जानने की कोशिश करते हैं कि यो किस जाति का है, किस कैटेगरी का है, क्या है। जैसे होमो सैपियंस भी हम जानवर है, इंसान है, क्या है। तो पहले व्यक्ति, फिर व्यक्ति की जाति, फिर उसका द्रव्य पदार्थ किस चीज़ का बना है, किस मेटल का है, फिर समूह, और समूह के बाद भाव। ऐसे ही हम इन्हें याद रख लेंगे। व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो। राम, गंगा, पटना, लखनऊ, आम, केला, ये सब संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी पूरी एक जाति का बोध हो। जैसे हम कह देंगे कि गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल सुनते हैं तो वहाँ एक जाति का ही बोध हो रहा है कि ये स्कूल स्त्रियों के लिए है या ये स्कूल लड़कियों के लिए है। तो लड़की, पुरुष, नदी, पहाड़, इनसे एक जाति का बोध हो रहा है। एक कैटेगरी का कैटेगराइज कर दिया उसे, एक पूरी विभक्त कर दिया एक अलग प्रजाति में, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, मैटर कि द्रव्यवाचक किस चीज़ से बना हुआ है, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। द्रव्यवाचक संज्ञा है जहाँ से हमें किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होगा, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इसमें सभी ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की तीनों अवस्था आती है। लोहा है, पानी है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समूहवाचक संज्ञा एक समूह को कहा जाएगा जहाँ किसी की भीड़ हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह प्रतीत हो, उनका ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी एक समूह है, तो वहाँ भी समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। जैसे कि मैंने इसमें कुछ उदाहरण लगाए। पुलिस, पुलिस एक पूरे समूह को कहा जाएगा, अकेला आदमी भी पुलिस है और पूरा समूह भी पुलिस है। तो मुझे एक पुलिस होने से कि भाई पुलिस आई थी, अब एक समूह का बोध हुआ कि हाँ एक अलग प्रकार के व्यक्ति थे, दो जो आए थे, वर्दी पहन रखी थी, तो पुलिस, पुलिस एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना, सेना जा रही, भाई सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही, तो एक अलग तरीके के व्यक्ति हैं जो युद्ध के लिए पहले से ही जिन्हें तैयार किया गया है, उन्हें भेजा गया है। क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाली एक टीम है। परिवार है, सबके परिवार अलग अलग हैं, तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये उस व्यक्ति का परिवार है। मुखिया का नाम लेकर के कहते हैं कि ये उस व्यक्ति का परिवार है, तो परिवार भी एक समूह है। समिति, अधिकारी, अधिकारीगण, कर्मचारीगण। टी शर्ट, मॉल में जाते हैं कि ये टी शर्ट ये लगी हुई, तो वहाँ हमें पता चल गया टी शर्ट, ठीक है। बुजुर्गगण। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसमें हमें किसी भी चीज़ के गुण का, उसकी भावनाओं का पता चलेगा। गुण और भावनाओं का पता चलेगा। गुण और भावनाएं क्या है कि हमें ये पता चल रहा है कि वो जो व्यक्ति है या वस्तु है या पदार्थ है, उसकी क्या भावनाएं हैं। जैसे मैं कह दूं कि गुड़ मीठा है, गुड़ में मिठास है, तो मिठास जो है उसका गुण ही तो है, और जो उसका गुण है वो ही उसका भाव है, तो मिठास भाव है, भाववाचक संज्ञा होगी। कड़वा भाववाचक संज्ञा होगी। कोई व्यक्ति गुस्सैल है, वो भी उसकी भावनाएं हैं। कोई व्यक्ति हंसमुख है, कि अब जॉनी लीवर है, कॉमेडियन है, हंसमुख है, तो उसके गुण हो गए, भाववाचक संज्ञा है। हंसना भाववाचक संज्ञा है। चिड़चिड़ापन है, क्रोधी है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब कोई सुंदर है, रानी पद्मावती अत्यंत अति सुंदरी थी, तो वो सुंदर थी, वो उनकी भाव गुण है, तो वहाँ भी भाववाचक संज्ञा ही होगी।
अब मैंने नीचे कुछ नोट में उदाहरण दिए हैं। ये जो मैंने बताया था आपको कि कई बार व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। जैसे यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हम किसी के भी विषय में कह देते हैं तू ज़्यादा बड़ा हरिश्चंद्र ना बना, तो वहाँ हम उसे ये नहीं कहना चाह रहे कि तू हरिश्चंद्र बन गया या तू कहीं का राजा है। हम उसे ये जरूर कहना चाह रहे कि तू इतना बड़ा सत्यवादी मत बने। तो सत्यवादियों की एक जाति का बोध करा दिया हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र का नाम लेकर, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम लेकर उसे सत्यवादी साबित कर दिया हमने। तो यहाँ हमें पता चल गया थे तो वो एक व्यक्ति अकेले सत्यवादी हरिश्चंद्र, लेकिन हमने हरिश्चंद्र कह करके कि यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी यहाँ सत्यवादियों की कमी नहीं है, तो हमने एक सत्यवादी की पूरी जाति का बोध हरिश्चंद्र जी का नाम लेकर के करा दिया। ठीक है, तो वहाँ समूहवाचक हो गया क्योंकि एक पूरा समूह हमने गढ़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद में पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित तो एक जाति है, लेकिन उनका हमने व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करा। एक व्यक्ति को हमने पंडित जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमने उनका शॉर्ट नेम लिख दिया पंडित जी। यहाँ हम पूरी एक जाति का प्रतिनिधित्व ना कर करके वो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास, या मैं कह दूं सिर्फ कि गोस्वामी जी बड़े अच्छे कवि थे, तो गोस्वामी एक जाति भी होती है, लेकिन वहाँ हमने जाति का प्रयोग ना करके गोस्वामी, श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि किस जगह वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहा है, किस जगह समूहवाचक के रूप में, और किस जगह भाववाचक के रूप में। वो एक व्यक्ति को इंडिकेट करना चाह रहा है या वो पूरी जाति की तरफ संकेत करना चाह रहा है। जाति का मतलब समूह से संकेत करना चाह रहा है। समूहवाचक और जातिवाचक में भी बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं फंसना है। अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा इसे। बिल्कुल स्त्री है, स्त्री एक जाति है कि वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ खड़ी थी। बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, तो वहाँ जाति का ही तो बोध हो रहा। और यदि मैं कह दूँ बॉयज़ टीम, तो वहाँ उनके समूह का बोध हो रहा, समूह का भी और जाति का भी। टीम से समूह का और बॉयज से जाति का, कि वो किस जाति की टीम है। आगे चलते हैं। संज्ञा में जो परिवर्तन होगा वो लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा बदल जाती है। लिंग के कारण कैसे बदलेगी? जैसे लड़के का नाम कुछ हो सकता है और लड़की का नाम कुछ हो जाएगा। जैसे लड़के का नाम वेदांश हो गया, लड़की का नाम वेदांशी होगी, तो संज्ञा में परिवर्तन हो गया। वचन, वचन में मैं कह दूं कि आप एक आम लाए, नहीं। बहुत सारे आम लाए, हाँ। बहुत सारे आम लाए, नहीं। तो वहाँ मुझे बदलना पड़ गया। लड़के, अकेला लड़का है तो लड़का कह देंगे, वह लड़का खड़ा है। और यदि मुझे उसमें बहुवचन बदलना होगा तो वहाँ लड़के खड़े हैं, तो वचन के कारण भी संख्या में परिवर्तन हो गया। इसे ही देखेंगे। लिंग, लिंग जो है वो दो प्रकार के हों, हिंदी में दो ही प्रकार के होंगे, वैसे तीन प्रकार के हों। तीसरा जो है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग वो संस्कृत में चला जाता है। हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति। अब ये स्त्री जाति, पुल्लिंग पुरुष जाति, स्त्रीलिंग स्त्री जाति। इसमें जैसे आम है वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। यहाँ आप बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे कि दही, दही जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग होगा। सबसे ज़्यादा
कंफ्यूज करने वाली चीज है दही। दही पूर्वांचल क्षेत्र में बिल्कुल सही उच्चारण उसका किया जाता है। हाँ, तो जो हमारा जो दही सही तरीके से बोला जाता है वो हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में बोला जाता है कि दही खाया लो, कि आपने दही खाया। तो दही का वहाँ से ध्यान रखेंगे, दही पुल्लिंग होता है ना कि स्त्रीलिंग। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है और दही को हम स्त्रीलिंग लगा करके अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है। हाथी, हाथी, हथीनी, हथीनी हम अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन हाथी भी पुल्लिंग होगा। तो दही का विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे कि दही पुल्लिंग में यूज होता है ना कि स्त्रीलिंग में। ठीक है। अब उसके बाद में वचन आ जाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दही के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा, 3 नदियां हैं आपकी, वो मैं इसमें लिखना भूल गया। 3 नदियां हैं जो हमेशा पुल्लिंग में यूज होती हैं। सिंधु, सोन, सोन नदी और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि सिंधु के बारे में आपने कई बार सुना होगा, सिंधु सागर। तो सागर होने की वजह से, सिंधु को सागर की संज्ञा देने की वजह से सिंधु जो होगी वो पुल्लिंग होगी। ब्रह्मपुत्र भी ऐसे ही पुल्लिंग है। और सोन नदी जो है वो सोन पुल्लिंग में, सोन नाम जो है वो पुल्लिंग है। तो इसलिए इन चारों चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखेंगे। दही, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये चारों पुल्लिंग हैं ना कि स्त्रीलिंग। वचन, वचन आपके 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। वचन आपके 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जहाँ एक शब्द के लिए, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि व्यक्ति एक है या 2 है, व्यक्ति, वस्तु, जो भी जिसके भी बारे में हम बात करेंगे कि वो एक है या 2 है, तो वहाँ एक वचन होगा। और जहाँ एक से अधिक होने का, 2 या 2 से अधिक होने का बोध होगा, वहाँ बहुवचन होगा। लड़का और लड़के, वही आ जाता है। उसके बाद में बहुवचन, कई वृंद, जन, गण और वर्ग। वर्ग तो आपको टीम के बारे में बताया ही मैंने। जन, गण और वृंद, इन्हें लगाकर भी कुछ शब्दों को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मुनि को मुनिया, मुनिया नहीं कहेंगे, मुनिया, कि वहाँ बहुत सारे मुनिया थे। ठीक है। मुनि को मुनि वृंद कहा जाएगा कि वहाँ कुछ मुनि वृंद थे। ठीक है। जन को युवजन, जैसे युवक और युवतियों के समूह को युवजन कहा जाता है। कृषक गण, बहुत सारे किसानों को कृषक गण कहा जाएगा। और नेताओं को नेता लोग। सही तरीके से लिखने का तरीका यही है, नेता लोग। ठीक है। नेता लोग आ रहे हैं। ठीक है। नोट करके ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से कि हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द जो हैं इन्हें आप विशेष प्रकार से याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि कोई डरा सकता है तो यही डरा सकते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर, इन्हें हम अपने आम बोलचाल की भाषा में बहुवचन ही बोलते हैं। देखिए, वचन के जितने भी प्रश्न हैं, हिंदी, पूरी हिंदी हम हमारी मातृभाषा है और उसी से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे तो प्राण ही निकल गए थे, हाय इसके तो आंसू थम ही नहीं रहे, तो रहे, आंसू रहे, बहुवचन का बोध हो रहा है। प्राण उड़ गए थे, प्राण में बहुवचन का बोध हो रहा है। कि मुझे तो आपके दर्शनों की इच्छा थी, आपके दर्शन, तो बहुवचन का बोध हो रहा है।
ऐसे भी बोल करके हम अपने एग्जाम में अपनी चीज को अपने प्रश्न को सही करने की कोशिश करते हैं। ये सदा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं। और जितने भी आदरणीय शब्द होंगे, आदरणीय लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द, वो सब बहुवचन ही होंगे। पिताजी आ रहे, भैया आ रहे, गुरुजी अभी बाहर गए, तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ये सब बहुवचन है। तुलसी जी, पंडित जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे। सुभाष चंद्र बोस जी आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। या सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापकों में से एक है। ये आदरणीय व्यक्ति और आदरणीय शब्द जितने भी हैं वो सब बहुवचन होंगे। एक वचन रहने वाले शब्द भी आप बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। माल, जनता, सोना, सामान। हाय मेरा तो सोना लुट गया कि मैंने तो 10 तोला सोना खरीदा। ठीक है, जब 10 तोला लग जाएगा तो वो पता चल गया कितना ग्राम है, बाकी सोना तो एक वचन में ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है। कारक, कारक जो है, कारक से हमें अन्य पदों के साथ संबंध का पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम का जो बाकी के पद दिए गए वाक्य में उसके साथ क्या संबंध रहेगा, कि ये किस विषय में बात चल रही, कर्ता के विषय में बात चल रही या कर्म के विषय में बात चल रही या करण से क्या संबंध है। जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपका लिखा कि अजय ने सीमा के लिए पुस्तक खरीदी। अजय ने, तो कर्ता, कर्ता का पता चल गया अजय, अजय ने सीमा के लिए, ठीक है, सीमा के लिए, तो यहाँ सीमा के लिए खरीदी तो संप्रदान कारक हो गया। ठीक है। अब अगले में देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ समझने वाली बात है इसीलिए मैंने बिंदु लगाए। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता जो गिरा वो अलग हुआ, पेड़ से जो पत्ता गिरा वो अलग हो गया, तो यहाँ अपादान कारक हो गया। और राम जी ने रावण को बाण से मारा, राम जी ने रावण को बाण से मारा, तो राम जी ने यहाँ तो कर्ता हो गया, रावण को, कर्म को, रावण कर्म हो गया, बाण से मारा, अब यहाँ भी बाण से मार रहा, तो यहाँ बाण से मारा यानी बाण जा करके लगा है, तो हम बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा, से और द्वारा, जब कोई चीज से और के द्वारा से जुड़ेगी तो वहां करण होगा, करण कारक होगा। और यदि अगर बाण धनुष से छूट रहा होता है, यहीं पे मैं कह दूं कि राम जी ने धनुष से बाण छोड़ा, अब बाण धनुष से अलग हो गया, अलग होकर अपने लक्ष्य की तरफ चल दिया, तो वहां फिर वही अपादान कारक होता। जहां अलग होने वाला चीज होगी वहां अपादान कारक होगा, और जहां पास मिलने वाली चीज होगी वहां आपका करण कारक होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, अगला उदाहरण लिख दिया संबंध का, कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था, तो यहाँ संबंध का पता चल रहा है का, की, के। पुस्तक कमरे में मेज पर रखी है, देखो अधिकरण कारक के दोनों विभक्ति मैंने इस एक में ही उदाहरण में डाल दी। पुस्तक कमरे में, इन, तो अधिकरण की विभक्ति है, पर, मेज पर, मेज पर अधिकरण की विभक्ति है। तो ये आपके जितने भी कारक हैं और ये जितनी भी विभक्ति हैं, ये सब ज्यों की त्यों आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, इन्हें पूरी तरीके से आप याद कर लेंगे। और इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें बिल्कुल लय में याद रखा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, अधिकरण में पर संबोधन ए, ओ, अरे। ठीक है। कर्ता ने करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबंध का, की, के, अब संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध संबोधन ए, ओ, अरे। ठीक है, ऐसे ही इसे याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा
संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की के, संबोधन ए ओ अरे। ठीक है, आज की संज्ञा आपकी बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दी। अब आप इसे पूरी तरीके से याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही याद रखेंगे। वे कोई व्यक्ति है, फिर उसकी जाति है, जाति के बाद उसका द्रव्य है, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, फिर उसका समूह है और फिर उसकी भावनाएं। यहाँ आपकी संज्ञा पूरी होगी। कल सरनाम आपका सुबह ही करा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अलविदा तो कहूँगा नहीं, कल फिर आना। जय हिंद, जय भारत।